डॉक्टर संदीप मील, मैं आपके पास आता हूँ। सर, एक चीज जो बात हम लोग कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी की, अधीर रंजन चौधरी का जो सस्पेंशन है, क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से भाषण दिया, राहुल गांधी ने जिस तरीके से तुलनाएं की रामायण के पात्रों से, कि अहंकार की बात कर दी और रावण को उसके अहंकार ने मारा, राम ने नहीं मारा, और ये सारी जो चीजें जो लगातार पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंच रही है और ये खूब चर्चा में भी है, इसका जो असर था वो असर भारतीय जनता पार्टी के बौखलाहट के रूप में अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन है। सर, अनम्यूट करें। रामप्रकाश जी, ये जो कल का अविश्वास प्रस्ताव हुआ, इसमें दो चीजें देखने लायक हैं। पहली चीज तो है कि ये प्रक्रिया के रूप में विपक्ष ने क्या हासिल किया, और दूसरा है परिणाम के रूप में क्या हासिल किया। तो प्रक्रिया के रूप में ये जो अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन है, ये विपक्ष की एक तरह से जीत है। ये इसलिए है कि ये प्रक्रिया ने ये साबित कर दिया, क्योंकि जो प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे थे मणिपुर पे, चुप थे, और तमाम सवाल मीडिया और दुनिया में होने के बाद भी वो अपनी नाकामी को चुप्पी के माध्यम से छुपा रहे थे। तो इस प्रक्रिया ने यह साबित किया कि व्यक्ति, प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी है, और हमारा लोकतंत्र बड़ा है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। किसी व्यक्ति की जिद, किसी व्यक्ति का अहंकार बड़ा नहीं हो सकता। तो प्रक्रिया के रूप में विपक्ष ने संविधान को वापस संसदीय प्रणाली में स्थापित किया और प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर किया। चाहे वो कुछ भी बोल रहे हो, वो अलग मसला है, वो है परिणाम का मसला। इसलिए प्रक्रिया के रूप में विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को रणनीतिक चुनौती दी, और ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार है, और ये इस हार के रूप में ही बौखलाहट है, और वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। दूसरा, परिणाम के रूप में देखा जाए तो गिनती बहुत साफ थी। अविश्वास प्रस्ताव तो बहुत स्पष्ट होता है, और उससे वो गिरना तय था। वो पास होके कोई ऐसा नहीं था कि सरकार गिरनी है। उसका उद्देश्य सिर्फ एकमात्र ये था कि मणिपुर पे सरकार की संवेदनशीलता को देश के सामने लाया जाए। देखिए, विपक्ष का उद्देश्य ये नहीं था कि सरकार को नीचा दिखाया जाए, या नीचा दिखाया जाए, या उसकी बदनामी की जाए। विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य था कि सरकार की संवेदनशीलता को सामने लाया जाए, और इस संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी राय दी जाए ताकि मिलजुल कर मणिपुर जैसी समस्या का समाधान निकाला जा सके। ये एक सकारात्मक पक्ष था, जिसका मोदी सरकार ने कहीं भी उसको ग्रहण नहीं किया। उन्होंने उनके पूरे भाषण में, प्रधानमंत्री का आप पूरा भाषण देखेंगे तो उसमें ये साफ है कि मणिपुर के प्रति संवेदनशीलता तो बिल्कुल नहीं है, और वो इतिहास की अपनी मनमानी व्याख्या कर रहे हैं। वो इतिहास के उन तथ्यों को सामने ला रहे हैं जो संदर्भहीन है। संदर्भहीन तथ्य, अगर कोई बात मैं आपको कहूं और उसका संदर्भ नहीं दूं, तो एक तरह से वो इस तरह की बात होती है कि उसकी मनमाफिक व्याख्या की जा सकती है। तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर पे नहीं बोलकर जो पूरा इतिहास की व्याख्या की, उससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री साहस और विवेक में कमजोर हुए हैं। और वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए बड़ी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि वो अपने साहस और विवेक में कमजोर होना। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से बार बार उस समय वो कौन सा मणिपुर में था, उस समय किस मणिपुर में किसकी सरकार थी, ये जो बात कह रहे हैं, ये बात कोई भी व्यक्ति तब कहता है जब वो अपनी कमजोरियों को छुपा रहा होता है। सीधी सी बात थी, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं था। मणिपुर की स्थिति स्पष्ट करनी थी, आगे की आपकी कार्य योजना जो प्लानिंग थी वो बतानी थी, अपने कमजोरियां बतानी थी। ऐसा थोड़ी होता है कि इतना बड़ा अमानवीय कृत्य हुआ पूरी दुनिया में, कोई सरकार की कमजोरी नहीं रही हो। तो इन सबको छुपाने के लिए शब्दों का जो आडंबर है, वो भी इस बार तो प्रधानमंत्री ठीक से नहीं कर पाए। मतलब आप वो उनकी जो चालाकी है वो भी साफ दिख रही थी।
डॉक्टर संदीप मील, अब हम चूंकि संसद की बात कर रहे हैं, इस समय पर चुनावी मंच की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इस्तेमाल संसद का अब होना शुरू हो गया है, प्रस्ताव जैसे मणिपुर जैसे संवेदनशील मामले को पूरी तरीके से किनारे रख करके और चुनावी मंच के तौर पर उसका इस्तेमाल किया गया, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज और होती है, सरकार कह देती है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष कह देती है कि सरकार सदन नहीं चलने दे रही है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं सर, ये कब तक ऐसे चलता रहेगा, कब तक आखिर जनता का पैसा बर्बाद होगा? और जनता जिस चीज के लिए संसद का जो सत्र होता है, बुलाया जाता है, जिसके लिए जनता अपना समय लगाती है, चाहे वो वोट देने, चुनाव लोगों को चुनने के लिए और फिर सदन की कार्यवाही को देखने और समझने के लिए, तो वो उनका उद्देश्य तो कहीं पूरा होता नहीं है। इस तरीके से जनता की कमाई कब तक बर्बाद करते रहेंगे? तो क्या इसमें जितना जिम्मेदार सत्ता पक्ष है, उतना ही जिम्मेदार विपक्ष भी नहीं है? देखिए रामप्रकाश जी, संसदीय व्यवस्था में जो खर्चा है और जो उसका मुख्य ध्येय ये है कि किसी भी कानून पे ज्यादा से ज्यादा बातचीत हो और वो जनता के हित में हो और जनता का हित किसी भी तरीके से धूमिल ना हो। तो पहली एक बात आप ये सोचिए कि सरकार जब कोई बिले, बहुत साधारण सी बात है ये और देश के हर आदमी को समझ में आती है कि कोई बिल बिना चर्चा के पास करवाती है, तो इसका मतलब ये है कि कोई इंसान चुपके से कौन सा काम करता है? वो काम करता है ना कि जिसमें कमजोरियां हो, जिसमें जनता का हित ना हो, जो जनता के सामने नहीं लाने देना चाहता। अगर चुपके से बिल बिना चर्चा के पास करवाने होते तो हमारे संविधान निर्माता चर्चा का प्रावधान क्यों रखते? चर्चा का प्रावधान के पहला उद्देश्य तो ये था ना कि सत्ता पक्ष से बहुत चीजें छूट सकती हैं, तो विपक्ष वो चीजें सुझाए और एक अच्छा बिल बने। और दूसरा उद्देश्य ये था कि जनता इस पे चर्चा हो, उसको देखकर सुनकर मीडिया में, और वो उसके प्रति जागरूक बने। तो हमारा जो भारत का वर्तमान शासन है या वर्तमान जो शासक दल है, वो ये सोच रहा है कि इस देश की जनता जानती नहीं है। माफ कीजिए, लोकतंत्र में और भारत जैसे लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। आप जनता को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। ऐसा नहीं कि आप उसको लगातार गुमराह करते जाते हैं। जैसे मसलन मैं आपको बताऊं कि कल का जो भाषण है, मैं काफी जगह लोगों के बीच उठना बैठना रहता है, पब्लिक स्पेयर में, लोक स्थलों में, तो मैंने देखा कि वो कहीं भी चर्चा का विषय नहीं है। तो ऐसा अगर महान भाषण होता प्रधानमंत्री का और इस तरीके की कोई देश के हित में बात की होती, तो आज देश में चर्चा का विषय होता। मतलब ये है कि आपने विपक्ष पूरा बाहर था, तो आप अपने ही लोगों से टेबल बजवा के अपनी बातें कहकर, देखिए उनको तो टिकट लेनी है, उनको लोकसभा में जाने के लिए, लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं राजनीतिक दल के तौर पर कि आज आप उधर बैठे हैं, तो आप कितना घमंड मत कीजिए, आप उधर नहीं रहेंगे हमेशा। ये बहुत स्पष्ट है। इससे बड़ी सच बात संसार में कोई नहीं हो सकती कि कोई भी लोकतंत्र में हमेशा के लिए स्थायी शासक नहीं है और आप शासक भी नहीं है। आप तो मूलतः जन सेवक हैं। अब तो जनता की सेवा करने, पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री में पिछले 2 कार्यकाल से, और माफ कीजिए ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में आ गई है कि वो जनता को सर्वोच्च समझने की बजाय उन्हें एकदम हे दृष्टि से देखने लगे हैं। और मुझे लगता है कि भारत की जनता, भारत का संविधान, हमारी संसदीय प्रणाली बिल्कुल इतनी कमजोर नहीं है जैसे आपने अभी पहले सवाल किया कि ये कब तक चलेगा। नहीं, लंबा नहीं चलेगा। और आप देख रहे हैं इसके संकेत इस देश में मिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब संसद आवारा होती है तो सड़कों से आवाजें उठने लगती हैं। तो सड़कों से हमें आवाजें सुनाई दे रही हैं। आप कितने भी भारतीय जनता पार्टी बहरी हो जाए, कितने भी अपने कानों में रुई लगा ले, लेकिन जनता की आवाज तो आपको सुननी पड़ेगी।